फाइन। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से ही हमारा जो लेक्चर है वो स्टॉप हो गया था कि नॉर्मली जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है किसी भी सेल के अंदर वो टर्गर प्रेशर से ज़्यादा होता है। ठीक है, टर्गर प्रेशर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा। तो जब भी आप डिफरेंस निकालोगे ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर के बीच में, तो उसको हम सक्शन प्रेशर या डीपीडी का नाम ही देते हैं। ठीक है, अभी तक जो मैं आपको समझा रही थी कि यहाँ पे टर्गर प्रेशर क्यों आएगा, यहाँ वॉल प्रेशर क्यों आएगा, या फिर यहाँ पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों ले रहे हैं, अगर आप वो कनेक्शन, वो रिलेशन समझ गए हैं तो अब आप ये कैलकुलेशन समझ पाओगे। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू द टर्गर प्रेशर, और इसी से डिफाइन होगा कि कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है पानी का और कितना नहीं हो रहा है। तो दैट इज द रीजन कि इसीलिए हमने यहाँ पर इसको नाम दे रखा है सक्शन प्रेशर का या फिर डीपीडी का। ठीक है, तो सक्शन प्रेशर या डीपीडी का जब आप फॉर्मूला निकालोगे तो वो फॉर्मूला कुछ ऐसा निकल के आएगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है तो टर्गर प्रेशर को उसमें से आपको घटाना होगा, मतलब कि सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट टर्गर प्रेशर फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर दैट गिव्स यू द मेजर ऑफ डीपीडी या फिर एसपी। एसपी का मतलब है सक्शन प्रेशर। अब मुझे ये बताइए कि किसी भी सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा क्यों होगा और टर्गर प्रेशर कम क्यों होगा? क्या ये कोई मुझे बता सकता है कि किसी भी सेल के अंदर वाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द टर्गर प्रेशर? बताइए, ये कंडीशन क्यों होगी? वाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज हायर एंड वाई टर्गर प्रेशर इज लोअर इनसाइड अ सेल? फाइन, आई विल टेल यू द रीजन। ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा ज्यादा इसीलिए होता है क्योंकि वो ऑस्मोटिक सिस्टम, पूरा का पूरा जो आपका ऑस्मोटिक सिस्टम है उस पूरे सिस्टम पे लगाया जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर भी लगाया जाता है, और हर तरीके से उसका जो इंटेंशन है दैट इज टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, या जो आपका नेट मूवमेंट है उसको इक्वलाइज करना। क्लियर? उसका मेजर इंटेंशन होता है कि इक्विलिब्रियम आ गई है, अब एक्टिवेट होना है ऑस्मोटिक प्रेशर को। बट जब आप टर्गर प्रेशर देखोगे तो जो टर्गर प्रेशर होता है दैट इज अप्लाइड बाय द पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल लगाते हैं केवल वॉल पे। उनका इंटेंशन कभी भी प्रोसेस को रोकना, स्टॉप करना या इक्विलिब्रियम से उनका कोई भी मतलब नहीं होता। तो दैट इज द रीजन कि जब भी ऑस्मोटिक सिस्टम पे ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि उसको तब तक आपको लगाना है और उतना लगाना है जब तक कि इक्विलिब्रियम आने पे प्रोसेस रुक ना जाए। लेकिन टर्गर प्रेशर का ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं होता है। क्लियर? तो दैट इज द रीजन कि टर्गर प्रेशर की जो वैल्यू है वो हमेशा आपको कम मिलेगी विथ रिस्पेक्ट टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या अभी ये बात सबको समझ में आ गई है? थोड़ा सा ये टॉपिक कंफ्यूजिंग है बेटा, तो मुझे आप यस या नो में रिप्लाई करते जाएंगे सो दैट मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आया है। क्लियर? तो जब भी आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं वो आपके लिए रिपीट करूंगी, बट यू शुड गिव रिस्पॉन्स। तो ये एक बेसिक सा लॉजिक है, दैट इज वाई सक्शन प्रेशर या डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी। ये एक फॉर्मूला भी है जो आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखो कि यहाँ पर जो ओपी या टीपी होता है उसका क्या यहाँ पर सेंस है या क्यों उसको हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ये एक बात याद रखिए। इसके अलावा जब आप देखोगे तो फ्री सॉल्यूशन के अंदर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों बराबर हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? Why is it so कि फ्री सॉल्यूशन के अंदर दोनों बराबर हैं? अब फ्री सॉल्यूशन का मतलब मैं आपको बता दूं, फ्री सॉल्यूशन का मतलब है जो कि ऑस्मोटिक सिस्टम नहीं बना रहा है। ठीक है, फ्री सॉल्यूशन वो होता है जिसमें ऑस्मोटिक सिस्टम नहीं बन रहा है। ऑब्वियसली, वेरी गुड। किसने आंसर किया है? ये आंसर किया है कुणाल ने, वेरी गुड। यहाँ पे जो आपका टर्गर प्रेशर है दैट विल बी जीरो, क्योंकि फ्री सॉल्यूशन है। तो फ्री सॉल्यूशन के अंदर कौन सा ऐसा प्रेशर होगा जो कि वॉल पे लगाया जाए, या वॉल ऐसा कौन सा प्रेशर लगा देगी पार्टिकल पे? एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। तो दैट इज द रीजन कि यहाँ पे जो आपका डीपीडी है दैट विल बी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है,
आप इसको पूरा पूरा इससे इक्विवेलेंट मानोगे, जो आपका सिस्टम बना है ऑस्मोसिस का उसके बराबर। क्लियर? नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पे आपको याद रखनी है, ऐसा ही कुछ सिंपल सा डेटा और कैलकुलेशन है। अगर पार्शियली टर्जिड सेल है या कोई नॉर्मल सेल है, तो पार्शियली टर्जिड मतलब कंप्लीटली स्वेल्ड नहीं है या कंप्लीटली टर्जिड नहीं है, तो उस पर्टिकुलर सेल के अंदर आपका जो टर्गर प्रेशर है वो भी तो पार्शियली लगाया जाएगा, मतलब टर्गर प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली घट गई। ठीक है, सेल अगर फुली टर्जिड नहीं है तो इस कंडीशन में जो आपका टर्गर प्रेशर है वो भी यहाँ पर डाउन हो जाएगा या कम हो जाएगा। टर्गर प्रेशर ऑलरेडी ऑस्मोटिक प्रेशर से कम होता है, ठीक है, तो सेम कंडीशन होगी कि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर से आपको घटाना होगा टर्गर प्रेशर को। क्लियर? इसके अलावा याद रखिए कि जब भी सेल फुली टर्जिड होगा, अब आपकी कंडीशन है पार्शियल नहीं, फुली टर्जिड सेल है, मतलब कि पूरा का पूरा सेल जो है दैट इज स्वेल्ड अप। तो जब स्वेल्ड अप सेल की बात होगी या फुली टर्जिड सेल की बात होगी, तो अब इसमें लिखा हुआ जो है वो पढ़ने की बजाय आप इमेजिन करिए कि अगर टर्जिडिटी पूरी पूरी लगाई जा रही है तो उससे क्या होगा कि सेल का जो सैप है वो पूरा पूरा प्रेशर वॉल पे लगाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो भी अपने एक्सट्रीम लेवल पे होगा। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब भी पानी सेल के अंदर जाएगा तो टर्गर प्रेशर अपने एक्सट्रीम लेवल पे आएगा ही आएगा। ठीक है, जब टर्गर प्रेशर अपने एक्सट्रीम लेवल पे आएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सीड कर जाएगा। यस और नो बताइए, बताते जाइए, मैं जो बोल रही हूँ आपको क्लियर हुआ या नहीं? मैं कह रही हूँ कि पानी सेल के अंदर जाता जा रहा है, जब पानी सेल के अंदर जाता जाएगा एंडोऑस्मोसिस होता जाएगा, दैट विल बी द कंडीशन जब सेल फूलेगा या स्वेलअप होगा या टर्जिड होगा। तो जब सेल फूल गया, टर्जिड हो गया, उसके अंदर काफी सारा पानी है, तो वो सारा पानी जो अंदर गया वो वॉल के ऊपर प्रेशर लगाने लगेगा। ठीक है, एंड दैट इज ओनली व्हाट इज कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है क्योंकि पानी अंदर जाता जा रहा है और अंदर जाके टर्गर प्रेशर को लगाता जा रहा है। अब इसी सेम टाइम पे जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम होता जा रहा है क्योंकि ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक ही नहीं रही है। क्लियर? तो दैट विल बी द कंडीशन कि जब आपका डीपीडी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ऐसी स्टेज आएगी कि टर्गर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगी। क्लियर? ऑस्मोटिक प्रेशर घट तो रहा है लेकिन वो कभी भी टर्गर प्रेशर से कम नहीं हो सकता। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर से कभी भी कम नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि ये दोनों केवल एक स्टेज पे आके इक्वल होंगे, कम नहीं होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो दैट विल बी द कंडीशन जब आपको डीपीडी क्या मिलेगा, पूरा का पूरा जीरो। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई सबको कि मैंने आपको अभी अभी क्या समझाया? वाई डीपीडी इज जीरो? इज इट क्लियर? जितने भी बच्चे यहाँ मीटिंग में हैं, यश, सृष्टि, पार्थ, कुणाल, देव, सभी को आप लोग को ये बात समझ में आई है? ऑल राइट। अब इस कंडीशन में जो कैलकुलेशन है वो ऐसी होगी कि दोनों जो हैं वो क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। तो आपको भी पता है कि अगर दोनों बराबर हो गए तो सपोज मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पे जो आपका ओपी था वो 15 एटमॉस्फेयर के बराबर था। ठीक है, ओपी जो है आपका वो 15 एटीएम के बराबर है, तो टीपी भी आपका 15 एटीएम के बराबर आ गया। अब 15 में से 15 माइनस करूंगी तो ऑब्वियसली वो जीरो ही आएगा। तो दैट इज द बेसिक कैलकुलेशन। क्लियर? ये याद रखिए। इसके अलावा अगर फ्लैसिड सेल है तो फ्लैसिड सेल में जो डीपीडी होता है, फ्लैसिड सेल का मतलब मैंने आपको बताया एक ऐसा सेल जिसका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क स्वेल्ड नहीं है, मतलब वो नॉर्मल स्टेट में है। ठीक है, फ्लैसिड सेल इज इन अ नॉर्मल स्टेट। तो नॉर्मल स्टेट में जब आप देखोगे तो उसमें क्या होगा, जो आपका टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर है वो जीरो होगा क्योंकि सेल नॉर्मल स्टेट में है, मतलब उसके अंदर ना एंडोऑस्मोसिस हो रहा है ना एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, तो टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पर जब आप डीपीडी कैलकुलेट करोगे तो डीपीडी जो कैलकुलेट आपका होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो ऐसे कैलकुलेट होगा कि टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर की जगह आपको जीरो रख देना है, तो डीपीडी या एसपी विल बी इक्वल टू ओपी।
ठीक है। तो दैट इज द रीजन कि यहाँ पे जो फ्लैसिड सेल होता है उसके अंदर टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर 0 होता है, क्योंकि वहां ना एंडोऑस्मोसिस होता है ना एक्सोऑस्मोसिस होता है, आइसोटोनिक कंडीशन। ठीक है, याद रखो हमेशा कि जब भी हम फ्लैसिडिटी की बात कर रहे हैं सेल के अंदर, तो वो कौन सी कंडीशन होगी, वो कंडीशन होगी आइसोटोनिक कंडीशन। और आइसोटोनिक कंडीशन में आपको पता है कि नेट मूवमेंट जो होती है, नेट मूवमेंट किसकी, सॉल्वेंट की, वो नेट मूवमेंट यहाँ पर 0 रहती है। तो जब ये 0 हो गया तो ना एंडोऑस्मोसिस है ना एक्सोऑस्मोसिस है, तो टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, ये याद रखिएगा। तो दैट इज द कंडीशन जब आप फ्लैसिड सेल में डीपीडी कैलकुलेट करोगे। ऑलराइट, डीपीडी किसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए अगर हम निकाल रहे हैं, तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल क्या होता है, मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि जब किसी भी सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है, उसकी वॉल से डिटैच हो जाता है, तब उसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। तो अगर यहाँ श्रिंकेज हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, मतलब यहाँ जो कंसेप्ट चला है वो कौन सा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है एक्सोऑस्मोसिस का। ठीक है, तो एक्सोऑस्मोसिस में जो पानी है वो बाहर जाता है, तो यहाँ पे टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर कम 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 होता जाएगा। ठीक है, दैट इज वाई टर्गर प्रेशर की जो वैल्यू है, टीपी की जो वैल्यू है यहाँ पे, वो टर्गर प्रेशर की वैल्यू नेगेटिव चली जाएगी, इतना कम हो जाएगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म श्रिंक हो गया है। तो अंदर से लगने वाला प्रेशर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब आप फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला आपका होता है ओपी माइनस टीपी। तो अब टीपी की वैल्यू नेगेटिव है, ये देखो हमने नेगेटिव वैल्यू रखी। तो अब जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो दैट विल अल्टीमेटली बिकम ओपी प्लस टीपी। ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन सबको समझ में आई है, जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल की कैलकुलेशन है, यस और नो? प्लाज्मोलाइज्ड सेल की कैलकुलेशन क्लियर हुई? और यहाँ पे जो आपका टर्गर प्रेशर है वो नेगेटिव क्यों है, वो आपको समझ में आया? कम ऑन, रिवर्ट बैक फास्ट कि आपको ये कंडीशन क्लियर हुई कि नहीं। एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, अंदर का साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक कर गया, तो उसने जो टर्गर प्रेशर लगाया वो इतना कम था कि उसकी जो वैल्यू थी वो नेगेटिव हो गई। एंड दैट इज वाई जब आप नेगेटिव नेगेटिव को ऐड ऑन करोगे तो आपका जो अल्टीमेट रिजल्ट है दैट विल बी ओपी प्लस टीपी। ठीक है, तो ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल की कंडीशन है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट सेल्स की कंडीशन इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन बनेंगे डीपीडी से वो इसी तरह के कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब सेल टर्जिड है तो क्या होगा, फ्लैसिड है तो क्या होगा, पार्शियली टर्जिड है तो क्या होगा, और अगर सेल प्लाज्मोलाइज्ड है तो क्या होगा। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको डीपीडी के बारे में याद रखनी है। रेस्ट इज द थ्योरेटिकल पार्ट अबाउट डीपीडी, कि टर्गर प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर से उसका क्या कनेक्शन है, जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा एक और टॉपिक एंड हो रहा है विच इज डीपीडी। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट विल बी वाटर पोटेंशियल। क्लियर? अगले लेक्चर में, मतलब कल के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट वाटर पोटेंशियल।